हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजमंत्र आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की विश्लेषण सीरीज का टॉपिक है कोड ऑन वेजेस, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जिसके ड्राफ्ट रूल जो है वो नोटिफाई कर दिए। एंड इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कोड ऑन वेजेस होते क्या है, इसका क्या पर्पस है एंड इनकी क्या जरूरत है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी जरूरत की। इंडिया में अराउंड 40 सेंट्रल लॉज हैं जो लेबर लॉज और इंडस्ट्रियलाइजेशन को गवर्न करते हैं। एंड इसी तरह से स्टेट्स के भी डिफरेंट लॉज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एंड इसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने इन सारे लॉज को जो है अलग अलग कैटेगरीज में कोडिफाई करना शुरू किया है। 4 कोड बनाने की कोशिश है यहाँ पर। एंड जिसमें कि सबसे पहला कोड जो हम एक्सपेक्ट करेंगे बाय ईयर एंड आ सकता है वो है कोड ऑन वेजेस, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट से अप्रूव हो चुका है। 2017 से ये स्टोरी ऑलरेडी चल रही है, या इससे पहले से भी अगर हम बात करें ये डिबेट में था। तो यहाँ पे मेनली जो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है वो 4 लॉज के लिए ट्राई कर रहा है। 4 लॉज जो है वो इस कोड में डाले जाएंगे, कोड ऑन वेजेस में, जिसमें कि सबसे पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो इससे पहले हम आगे मैं आपको समझाऊं कि कोड ऑफ वेजेस है क्या, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले 2015 में इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है टू हैव अ कोड सिंप्लीफाइड एंड कोडिफाइड वर्जन ऑफ दीज लेबर लॉज, दीज लॉज ऑन वेजेस। सो ये वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे अप डाउन भी देखी गई, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट में बिल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में 2017 में, उसके बाद यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है एंड उसके बाद ये लैप्स भी हो जाता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है फिर से कॉन्स्टिट्यूट होती है, नई गवर्नमेंट आती है। एंड जब ये फिर से 2019 में फिर से रीनेम करके इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ कोड ऑन वेजेस बिल 2019 के फॉर्म में। सो फाइनली ये राज्यसभा से अगस्त 2019 में अप्रूव होता है। एंड इसके बाद से प्रेसिडेंट की एसेंट अब मिल चुकी है और अब गवर्नमेंट ने इसके ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए, सो दैट जो जनरल पब्लिक है वो अपनी जो ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग है इस बिल के रिगार्डिंग, वो प्रेजेंट कर सके। एंड यहाँ पर अब सबसे पहले अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इसकी जरूरत कहाँ पर है एंड इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हु विल बी एंटाइटल्ड टू मिनिमम वेजेस। अभी कोड ऑन वेजेस जो है इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब ये एक मिनिमम वेज जो है उसका क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश करता है। अदरवाइज ऑलरेडी हमारे पास जो मिनिमम वेज के प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस है, वो सारी चीजें डिफाइन करते थे, बट वहां पर फिर भी हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं था। तो अब ये इस कोड के थ्रू इन चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश है, जिसमें कि सबसे पहला काम जो किया जा रहा है दैट इज टू डू अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट जो इससे पहले एप्लीकेबल था 1948, जो भी एप्लीकेबल है जब तक ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नहीं, ड्राफ्ट जो है वो फाइनली अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, सो इसमें क्या था कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकालती थी एंड वो उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉयमेंट को अलग अलग कैटेगरी में करके देन दे डिफाइन कि इसमें मिनिमम वेज इतना होना चाहिए। बट अब इस क्राइटेरिया, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। अब सिर्फ जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये है कि स्किल देखा जाएगा कि क्या स्किल रिक्वायर्ड है किस काम के लिए, एंड जोग्राफिकल रीजन की ये रीजन वाइज, बिकॉज हिली रीजन में हो सकता है आपको लेबर के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा आपको रखने होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्डशिप दे हैव फेस वाइल वर्किंग, एंड इन द प्लेन एरियाज वहाँ पर डिफरेंस रहता है। तो रीजन वाइज भी सेग्रीगेशन, बस ये 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, स्किल एंड जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, so this is one simplification which this code has presented. And second, अब इसमें next benefit जो मिलने वाला है that is to the unorganized sector specifically, because जो mostly labor laws हैं वो organized sector पे apply होते हैं। why? Because they are governed by specific rules, regulations, acts, legislations, but जो unorganized sector है उस पर बहुत ही मिनिमम तरीके से ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सो इसी को इंश्योर करने के लिए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एक्सप्लॉयटेशन ना बढ़े, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव इवन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा कि आपको मिनिमम इतना सैलरी देंगे या इस टाइम पर देंगे। सो दिस कोड ऑन वेजेस इंश्योर कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ये बेनिफिट मिल सके। एंड
वो भी अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया है, टाइम पर पेमेंट का क्राइटेरिया हो या इसी तरह से और जो वेजेस रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे हैंडल किए जा सकें। ठीक है, अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में ऐड मोर एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पहले जो लिस्टिंग होती थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने डोमेन में आने वाली जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं उसमें मिनिमम वेजेस जो है फिक्स करते थे। फॉर एग्जांपल माइनिंग हो गया या फिर इसी तरह की और एक्टिविटीज। एंड ऑन द स्टेट साइड वो स्टेट्स भी अपने लेवल पर जो है अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दे फिक्स द मिनिमम वेजेस एज पर द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो वहां पर अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी स्टेट्स को फर्दर इस लिस्ट में एडिशंस करने के लिए। बट अदरवाइज जो मेनली इसमें रिक्वायरमेंट होगा वो ये होगा कि दो चीजें देखी जाएंगी, स्किल और जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, एंड तीसरी बात मैंने इसमें आपको एक और भी ऐड की, दैट इज हार्डशिप, कि क्या हार्डशिप दे आर गोइंग टू फेस रिगार्डिंग वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एंड इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है या जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज नेशनल मिनिमम वेजेस। ठीक है, नेशनल मिनिमम वेजेस क्या है? अब बेसिकली ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक फ्लोर प्राइस जो है, एक फ्लोर वेज जो है वो डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्किल एंड द criteria which is regarding geographical regions। ठीक है, उसके बेसिस पे दे विल सेट अ फ्लोर वेजेस एंड उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री होंगी टू डिसाइड वेजेस ऑन देयर ओन लेवल। बट उसमें बस कंडीशन ये है कि दे कैन सेट डिफरेंट they can set different wages, but जो वो wages होंगे that cannot be lower than the national wages। ठीक है, they cannot be, वो equal हो सकते हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं, but वो national minimum wages जो हैं उस पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, दैट इज अ गुड बेनिफिट विच विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, स्पेशली द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। देन नाउ दे विल बी हैव दिस सिक्योरिटी दैट their wages will be at par with the other people if the skill set is same। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम के, यूएस के। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है द मिनिमम वेजेस फॉर ऑल ओवर फॉर एप्लीकेबल विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वेरियस स्टेट्स। ठीक है, सभी कंट्री एक ही वेज रेट जो है अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से यूएसए क्या करता है इसमें कि वो सिंगल मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं एंड सभी स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं टू सेट इक्वल और अबव दिस मिनिमम वेजेस। तो जो यूएसए की सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वेज रेट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्किल सेट, दैट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया। अब स्टेट जो है इसके ऊपर या इसके इक्वल जो है वो वेजेस दे पाएंगी, इससे कम नहीं दे सकती। तो द सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, अब ये सबसे बेनिफिशियल जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो लेबर लॉज हैं या जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड लॉज हैं वो एप्लीकेबल सिर्फ 8 से 10% वर्कफोर्स पर होते हैं, बिकॉज 92% या 90% के अराउंड जो वर्कफोर्स है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो मोस्टली इन लेबर लॉज से गवर्न नहीं होती है। तो दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया उनका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, so they do not enjoy that much security regarding the wages, and this will help them to have प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज ऑल्सो। ठीक है, एंड यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि जो मिनिमम वेजेस सेट किए जाएंगे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अप्लाई हो रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी द थिंग कि जो स्किल सेट है अगर वो सेम है या अगर लेबर है अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो, दोनों के जो वेज रेट है वो सिमिलर रखे जाएंगे। ठीक है, दैट इज एडवांटेज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज गोइंग टू गेट। अब बात कर लेते हैं ऑन व्हाट बेसिस विल द मिनिमम वेजेस बी कैलकुलेटेड एंड फिक्स्ड। अब ये इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि मिनिमम वेजेस जो फिक्स करने हैं उसमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया द क्राइटेरिया इज एक तीन चीजें हम इसमें देख रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री की, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड सेकंड हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो स्किल लेवल देख रहे हैं। स्किल लेवल मींस बेसिकली वो वेदर द पर्सन कम्स अंडर द स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, कि वो प्रॉपरली डिप्लोमा होल्डर है उस काम में या उस लेवल की उसको एक्सपर्टीज है उस काम में, या अनस्किल्ड है या सिर्फ मैनुअल काम कर सकता है एंड लेबर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरी के बेसिस पे इट विल बी डिफाइंड कि मिनिमम वेजेस कितने रखने हैं। ठीक है,
एंड इसी तरह से बिल्स एक और बात कहते हैं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स है दे विल फिक्स मिनिमम वेजेस टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक स्किल रिक्वायर्ड एंड डिफिकल्टी ऑफ वर्क। तो डिफिकल्टी ऑफ वर्क मैंने आपको बताया कि किस लेवल की हार्डशिप जो है उन्हें फेस करनी पड़ रही है उस काम के लिए। दैट विल ऑल्सो डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस कि कितने मिनिमम वेजेस रखने हैं, ठीक है। एंड इसमें प्राइस वेरिएशन को भी कंसिडर किया जाएगा। प्राइस वेरिएशन बेसिकली रीजन वाइज जो डिफरेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हिली एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो तो वहां पर आपको जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पहुंचाने का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो लेबर उसमें इन्वॉल्व है उसकी जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन अकॉर्डिंगली उसके जो वेजेस हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए एंड होते भी हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हूँ। बट नाउ इट विल बी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स कि उन्होंने प्रॉपरली कितना इसमें मिनिमम जो वेजेस है वो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। So will worker be entitled to have to an overall या overtime for working beyond regular hours? देखो ये जो रिक्वायरमेंट है ओवरटाइम की, ओवरटाइम मिलना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें ये प्रोविजंस ऑलरेडी दिए गए थे कि आपको जो मिनिमम वेजेस हैं जो आप वर्किंग आवर्स में पे कर रहे हो, जो सैलरी जो वेजेस आप वर्किंग आवर्स में पे कर रहे हो, आपने उसका डबल पे करना है इफ यू आर इम्प्लाइंग अ वर्कर मोर देन द वर्किंग आवर्स अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स रखता है, एंड इसी के में अगर आप उससे 10 घंटे काम करा रहे हैं तो जो ये 1 घंटा एक्स्ट्रा आपने काम कराया तो इसका आपको जो वेजेस है वो डबल रेट पर देने पड़ेंगे जो अदरवाइज आपके 9 आवर्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल थे, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। एंड अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो कर रहा है ये लॉ, ये कोड ऑफ वेजेस, वो ये कर रहा है, इट हैज प्रपोज्ड कि अब जो मिनिमम वर्किंग आवर्स होंगे दैट विल बी 8 आवर्स, 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होंगे, सॉरी मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स है दैट विल बी 8 आवर्स, प्लस उसमें 1 घंटे का जो है जो इंटरवल है वो देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा इन बिटवीन, मतलब 8 घंटे प्लस 1 घंटा, तो ये टोटल 9 घंटे के वर्किंग आवर्स आपके रहेंगे। इसके ऊपर अगर आप काम करवा रहे हैं तो दैट विल बी देन द एम्प्लॉयर विल बी लायबल टू गिव ओवर टाइम, ठीक है। सो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, सब पर ये चीज अप्लाई होगी। एंड ओवर टाइम रेट जो है दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। अब ये कोड जो है ये फिक्स करता है ओवर टाइम रेट को, जो ओवर टाइम जो किया जा रहा है उस रेट को ट्वाइस, कि जो भी वेजेस आप इस 9 आवर्स की शिफ्ट के लिए पे करते थे, अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं देन यू नीड टू पे 2000 पर आवर फॉर ओवर टाइम, ठीक है। तो दिस इज द थिंग फॉर ओवर टाइम जो कर रहे हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। सो एज ऑफ टुडे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द ओवर टाइम रेट एट 1.5% नॉर्मल वेजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एंड बाकी जो और सेक्टर्स हैं वहां पे डबल पर ही चलता है, ट्वाइस ऑलरेडी है पेमेंट ऑफ wages act के अंडर, ठीक है। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग बट नाउ इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ। सो इसी में क्या कोड प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्कर्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहता है, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे इवन जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर भी बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, फीमेल स्टार्स है, दे हैव दिस थिंग कि उनकी जो वेजेस हैं देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन देयर वेजेस एंड द मेल एक्टर्स वेजेस, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ हमें वैसे ही मिलती रहती है। एंड अगर आप कोई वर्क प्लेस की बात करें तो वहां पर भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इसी को दूर करने के लिए 1976 में एक्ट बनाया गया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें ये प्रोविजन रखे गए थे कि एम्प्लॉयर जो ना ही वेजेस पेमेंट में डिस्क्रिमिनेट करेगा और ना ही रिक्रूटमेंट के टाइम इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा बेस्ड ऑन द जेंडर, ठीक है। सो इस बिल में यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इस कोड का रहा है, इस कोड ऑन वेजेस का, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली ओपनली ये बात नहीं लिखी गई कि देयर विल नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, अदरवाइज जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में एक पनिशेबल ऑफेंस भी है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसकी बात नहीं करता है, एंड स्पेसिफिकली ये रिक्रूटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। अदरवाइज हम वेजेस पेमेंट में फिर भी हम देखते हैं जो एक्ट है, ये जो कोड ऑन वेजेस है, ये कुछ चीजें हाईलाइट करता है, बट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये के समय की जाने वाली डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ये एक्ट जो है चुप है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता।
ठीक है। तो हाउ इज द कोड गोइंग टू बी इन्फोर्स, ठीक है। सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि ये कोड इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि इंस्पेक्टर्स होते हैं लेबर लॉज को अप्लाई करवाने के लिए, उनकी इन्फोर्समेंट देखने के लिए एंड उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए। सो आफ्टर दीज ऑल द एक्ट्स जिनकी हमने बात की, 4 एक्ट जो हमने वेजेस से रिलेटेड देखे, आफ्टर दे गेट्स इनटू दिस कोड, अब वहां पर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट कर दिया गया फैसिलिटेटर का। सो अब इंस्पेक्टर की जगह फैसिलिटेटर का रोल होगा, जो कि इंस्पेक्ट तो करेगा, बट अब यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए थोड़े से जो रूल्स हैं वो उनको इजी किया गया है। फॉर एग्जांपल, inspection will be carried out based on the web based इंस्पेक्शन शेड्यूल। तो एक इंस्पेक्शन शेड्यूल जो है वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जहां पर ये बताया जाएगा कि हमें क्या किस इंडस्ट्री में किस टाइमिंग पे या मंथ में या ईयर में या क्वार्टरली किस समय पे कितनी बार जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। एंड ये सारी रिपोर्टिंग जो है ये वेब बेस्ड पोर्टल के थ्रू की जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन कोड ऑफ वेजेस। एंड अब ये इतना सिंप्लीफाई करता है लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को इंडिया में, दैट नीड टू बी सीन एंड अकॉर्डिंगली आपको भी ये फॉलो करना है, बिकॉज लेबर लॉज जो है काफी न्यूज में है फ्रॉम 3-4 ईयर्स। एंड अभी कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कई सारी स्टेट्स ने, अराउंड 12 स्टेट्स ने जो है कई बड़े और छोटे चेंजेस किए लेबर लॉज में। तो इस रीजन से भी ये एग्जाम पर्पज से एंड अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू नीड टू फॉलो देम वेरी वाइजली एंड वी विल हेल्प यू टू इन दिस पार्ट। सो अकॉर्डिंगली इसी तरह से विषय सीरीज में हम इस तरह के और भी टॉपिक्स कवर अप करते रहेंगे। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।